नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात लड़ाई की। एक राजनीतिक लड़ाई तो चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और एक और लड़ाई की मैं बात करूंगा जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं करता। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम बरतना होगा। पहले राजनीतिक लड़ाई पर एक निगाह डाल लेते हैं। लगातार राजनीतिक घटनाक्रम, खबरें आ रही हैं। 24 घंटे में सीटों का बंटवारा महाराष्ट्र में आने की खबर है। इसके साथ ही जो झारखंड में सीट फॉर्मूला है वो भी अपनी शक्ल अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव का कांग्रेस में, उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। अब वो कांग्रेसी हो गए हैं। तो बिहार की राजनीति में इसके क्या मायने? देर रात तक कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी आने की खबर आ रही है। उधर बदायूं हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। हिंदू मुस्लिम एंगल तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग छिड़ गई है। 22 मार्च को बीजेपी ने, यानी कि आज से 2 दिन बाद, सीईसी की, अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई है। दिल्ली में यह बैठक होने वाली है और अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। समन पर समन आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी होगी क्या? और शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार में, जिस पर मैंने एक कार्यक्रम भी किया था, सीधा सवाल पूछा था, कब तक यह नकल का बाजार, यह कारोबार, यह गोरख धंधा चलता रहेगा? अब वो परीक्षा रद्द हो गई है और छठी अनुसूची के लिए गतिरोध लद्दाख में बढ़ गया है। सोनम वांगचुक वहां पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही नहीं रहा। 3 इडियट्स फिल्म के टाइम पे तो उनके बड़े इंटरव्यू लिए, असल मुद्दों पर लड़ाई लड़ने उतरे तो कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है। अब महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है वहां पर फॉर्मूला लगभग तय होता दिखाई दे रहा है। 23 सीटें उद्धव गुट को, कांग्रेस को 19 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 6 सीटें मिलने की खबर है। यानी कि राजू शेट्टी और प्रकाश आंबेडकर की इंडिया यानी कि महाविकास अघाड़ी से छुट्टी तय है। जबकि 14 सीटें हैं झारखंड में। झारखंड की अगर बात करें, बंटवारा तय हो गया है। 7 सीटें कांग्रेस के खाते में सीनियर पार्टनर बनती दिखाई दे रही है। 5 सीटें जेएमएम लड़ेगी, 1 सीट आरजेडी, 1 लेफ्ट। और पप्पू यादव का मैं जिक्र कर रहा था, पप्पू यादव आ गए हैं अब कांग्रेस के खेमे में। उनकी पार्टी का विलय होगा। वो कल रात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से भी मिले थे। तो इंडिया को जो ऑक्सीजन की जरूरत थी बिहार में, क्या पप्पू यादव उसे दिला पाएंगे? और कुछ इलाके ऐसे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, वहां पर उनकी अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इसके अलावा कांग्रेस अब देर रात एक और सूची जारी कर सकती है। ये तीसरी सूची होगी। 30 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान का अनुमान लगाया जा रहा है। उधर बदायूं की बात करें, अब ये बदायूं एक वीआईपी सीट हो गई है। शिवपाल यादव को उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने। गला रेत कर वहां 2 मासूमों की हत्या कर दी गई। अब उसमें हिंदू मुस्लिम जो एंगल है वो भी तलाशा जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर गुंडों के संरक्षण का आरोप, समाजवादी पार्टी कह रही है ये किस तरह का गुंडा राज चल रहा है और इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है क्या? अब बीजेपी की 2 दिन बाद बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों पर चर्चा होनी संभव है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। गाज, वो तलवार, जेल में जाने की तलवार उनके सर पर लगातार लटकी हुई है। और एबीपी न्यूज की खबर का असर, सीधा सवाल का असर बिहार में होता दिखा है। चुनावों से पहले जो बीपीएससी की परीक्षा थी, शिक्षक भर्ती को लेकर 4.25 लाख अभ्यर्थी थे। पर्चा लीक हो गया, पर्याप्त नहीं माना जा रहा था, पर लगातार हमने पीछा नहीं छोड़ा इस खबर का। तो अब वो परीक्षा
रद्द की गई है, पर रद्द होना ही सल्यूशन नहीं है, हल नहीं है। जल्द से जल्द ये परीक्षा होनी चाहिए। वो तारीख पर तारीख और वो लंबा इंतजार छात्र ना करें। तो ये तो हो गई चुनावी बातें, और चुनावी आंकड़े भी हम कई दिनों से लगातार आपको दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल पर ओपिनियन पोल, सर्वे पर सर्वे, कौन कितने पार, ये हम बता रहे हैं। लेकिन एक और सर्वे आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, जिसे सुनकर, आंकड़े देखकर आपके होश फाख्ता होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। आंकड़े हैं अमीरी और गरीबी के, आर्थिक असमानता के, हमारे देश के। हम ताल ठोकते नहीं थकते कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। सबसे तेजी से विकास दर किसी देश की बढ़ रही है तो वो भारत की बढ़ रही है। 2047 में हमने विश्व गुरु बनने का संकल्प भी ले रखा है, और ये होना चाहिए। हम 5वीं क्यों, तीसरी भी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। लेकिन अब लेकिन में दिक्कत वाली बात आ जाती है। एक आंकड़ा आया है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने यह डेटा दिया है। इस डेटा में देश के जो अरबपति हैं, बिलियनर्स, और बिलियनर का बड़ा आसान मतलब होता है 80 रुपए का डॉलर भी पकड़ लो, 82 के करीब है, तो जिसकी वक़्त 8,000 करोड़ से ऊपर की हो। तो हमारे देश में 2014 से 2022 8 सालों में जो अरबपति और खरबपति हैं, उनकी संपत्ति 280% बढ़ी, 280%। और आम आदमी की आय, आपकी मेरी हम जैसे लोगों की आय 27.8%, 280% और 27.8, 28 मान लो, 10 गुना जो संपत्ति है वो खरबपतियों की बढ़ी है। जो 1% लोग हैं वो 40.1% देश की संपत्ति के मालिक हैं, 1% लोग। और ऐसी आर्थिक असमानता जब गोरों की हुकूमत थी, अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे, ऐसी आर्थिक असमानता की तस्वीर तब भी नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह है, 10,000 देश में जो टॉप लोग हैं, उनके पास 22,600 करोड़ की संपत्ति है, 22,600 करोड़ की। एक आम नागरिक से 16,763 गुना। हमने 17,000 एक मोटी फिगर आपके सामने ग्राफिक्स में रखी है। हमारे देश में जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, 100 के करीब होते थे, 102 2014 में। वो आंकड़ा 2022 में 142 के करीब हो गया था, 2023 में 169 पर आ गया, और 2024 में 186। अब मुझे किसी के अमीर होने से पेट में कोई दर्द नहीं होता, अमीर को और अमीर होने का पूरा हक है, पर गरीब और गरीब क्यों हो, उसमें मुझे पीड़ा भी होती है और पेट में जबरदस्त दर्द भी होता है, और आवाज में तलखी और तीखापन भी आ जाता है। जो गरीबों की हालत है देश में, जो नीचे के 50% लोग हैं, यानी कि 72 करोड़ लोग इस देश के, उनकी सालाना आय 71,000 रुपए है। 71,000, यानी कि महीने में 6,000 रुपए से कम है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 72 करोड़ लोग 6,000 रुपए महीना भी ना कमा पाए। क्या यह चिंता का सबब नहीं है या नहीं होना चाहिए? 1% मलाई काट ले जाएं, 10%, और 10% में कौन आते हैं?
और स्टूडियो में यह चर्चा शुरू करने से पहले एक आंकड़ा मुझे शरद कोहली ने याद दिला दिया कि इस देश में जो टॉप 10%, उनका आकलन क्या है, जो 25,000 रुपए महीना से ऊपर कमाए वो देश के टॉप 10% में आ जाता है। यानी कि मेरे दफ्तर में सब जो मेरे सहयोगी हैं सब इस देश के अमीर लोग हैं, 25,000 रुपए से तो ऊपर कमा ही रहे हैं। और 50% लोग 6,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। उसमें थोड़ा और आंकड़े के अंदर घुसिए तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। किसान 10,218 रुपए महीने कमाता है, इसमें मजदूरी, पशुपालन, तमाम चीजें आ जाती हैं। विशुद्ध किसानी से वो महज 27 रुपए प्रतिदिन कमाता है। 27 रुपए प्रतिदिन। पूरे परिवार की आय जाकर 3700-3800 रुपए प्रति महीना होती है सिर्फ किसानी से। मनरेगा का मजदूर 7,500 रुपए कमाता है, 7,500। 1951 में जो टॉप 10% थे वो देश की 37% कमाई के हिस्सेदार थे। 82 में यह 30% हुआ, नीचे घट गया। और 2022-23 में 60%। 1% के पास 40% देश की संपत्ति। 9% और जोड़ दो तो 20% और बढ़ जाता है, तो उनके पास हो जाती है 60%। और जो बाकी बच गए, नीचे के 50% की बात करूं, जो 6,000 रुपए से कम कमा रहे हैं, उनके पल्ले हाथ देश की 15% से भी कम 13% कमाई आती है। तो दत्तात्रेय होस बोले ने तो 2022 में 23 में लगातार इस पर सवाल भी उठाए कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते, 10 लाख रुपए का कोई लोन लेने जाता है युवा, उसको लोन नहीं मिलता। लोन तो भाई अरबपतियों खरबपतियों को मिलेंगे, पैसा पैसे को खींचता है, खींचना भी चाहिए, पर गरीब को जब तक संसाधनों का पुट नहीं मिलेगा वो अमीर कैसे होगा। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश में चुनावी लड़ाई, बढ़ती जा रही है समानता की खाई, और ओपिनियन पोल खूब आए, अमीर गरीब का सर्वे चौंकाए। ये सर्वे भी जरूरी है और मैं इस बात पर ताल ठोकता हूं, एबीपी न्यूज ही वो मंच है जहां पर ये आंकड़े दिखाने भी का भी मादा है, वो दमखम है। चर्चा में मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, सौरभ मालवीय प्रोफेसर भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलमान सोज, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एलजेपी रामविलास पासवान गुट, अब अहम घटक एनडीए का, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी, और 3 देश के बड़े अर्थशास्त्री, प्रोफेसर अरुण कुमार, किसी परिचय का मोहताज नहीं, संतोष मेहरोत्रा, मौजूदा सरकार की कई कमिटीज के हिस्सा भी रहे हैं तो आंकड़े जानते हैं, और साथ ही साथ शरद कोहली, जिनका जिक्र मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कर भी दिया। तो 1% लोगों के पास देश की 40.1% संपत्ति। विश्व गुरु तो हम बनने चले हैं, पर यह आर्थिक असमानता क्या एक बड़ी चुनौती है, यह विषमता है क्या? इसके बारे में चर्चा क्यों ना की जाए? सौरभ। संदीप जी, निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए, और सच को कहना और सच को समझना, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आप जैसे पत्रकार उस पर बात करें, ये बड़ी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि एक शब्द है गवर्नमेंट, और उसका समानार्थी बराबर का शब्द है गुड गवर्नेंस, और उससे जुड़ा है व्यापार, रोजगार। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो भारत की स्थिति आज आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। और आने वाले 25 साल जिसका आपने जिक्र किया था,
अंग्रेजों का राज भी आपने कहा। आने वाले 25 साल यह हमको आश्वस्त करता है कि निश्चित तौर पर भारत में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति तक रोजगार, हर व्यक्ति को पूरी दाल सुविधाएं रोटी खाओ, मूलभूत प्रभु के गुण मिलेगी। गाओ, आमदनी उसकी शुरुआत आम आदमी की पिछले ना बढ़े। आमदनी नहीं, बिल्कुल 8 नहीं। सालों में मैं आम आमदन- आदमी की 27% बढ़े, संदीप खरबपतियों जी- की 280%। संदीप जी संदीप जी उसी विषय पर हम आ रहे हैं, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने जिस गति से आम परिवारों के, आम जन, इस 30 वर्ष पहले भारत में 60% कृषि आधारित जीवन था। इंस्पेक्टर राज भारत में ही रहा है। डंडे के बल पर नरसिंह राव की सरकार, याद करिए, आज निकाल के स्टार्टअप इंडिया, कौन बच्चे हैं? आम घर के सामान्य बच्चे, सामान्य पढ़ाई करके आज निकल के खुद रोजगार खड़ा कर रहे हैं और रोजगार दूसरों को दे रहे हैं। एक व्यक्ति रोजगार पाता है तो उससे 3 व्यक्ति, मैं उसी पर आ रहा हूं। एक मिनट में आंकड़े बता दूं, मेरी बात पूरी हो जाने दो। एक मिनट, आंकड़े बता दूं, संदीप जी मेरी बात, आंकड़े बता दूं, मैं भी आंकड़े पर ही, मैं भी। अरे भाई, थोड़ा सा आपको भी शायद आंकड़े आपके संज्ञान में ना हो। 50% लोग, 72 करोड़ लोग इस बिल्कुल देश है में, मेरे पास, इस देश में 71,000 रुपए सालाना कमा रहे हैं, 6,000 रुपए से कम। जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय 2,30,000, वो 1,78,79,000 थी, वो बढ़कर, मैं बिल्कुल ताजे आंकड़े दे रहा हूं, 2,30,000 पर 72 करोड़ लोग 6,000 भी नहीं कमा पा रहे। संदीप जी आपकी बात पूरी हो गई, बोलिए ना प्लीज। हमें समझना होगा कि हाँ बिल्कुल संदीप जी मेरी बात पूरी ही नहीं होने दे रहा है, आप सवाल दूसरा दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारत जिस तरह से आर्थिक उन्नति कर रहा है, उस प्रोसेस को, उस गति को देखिए कि जब गवर्नमेंट का कार्य क्या है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजों को सुचारू रूप से चलाना और व्यवसाय, बिजनेस या परिश्रम और अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत के बल पर खड़ा होना। पूरे भारत में सरकारी नौकरी की आंकड़ा देखा जाए राज्यों और केंद्र को मिला के तो लगभग 2 करोड़ के आसपास बनता है। तो एक व्यक्ति यदि रोजगार खड़ा कर रहा है, बड़ी कंपनियां खड़ा कर रही हैं, तो उसके साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। आप स्वयं जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके साथ लाखों, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। इस देश ने गरीबी नहीं, मैं तुरंत उसी पर, आज सड़क, एयरपोर्ट, ट्रेन, शिक्षा, यातायात, तमाम सभी क्षेत्रों में जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, तो हर व्यक्ति का आय बढ़ेगा। आप हवाई जहाज की बात करने लगते हैं, थोड़े आंकड़े और बता देता हूं, 1 मिनट। अरे सुनिए ना, सुनिए तो, 1% भारतीय देश की 45% फ्लाइट्स लेते हैं। 1% भारतीय है, 45% फ्लाइट लेते हैं देश में। एयरपोर्ट निर्माण होगा, ट्रेन निर्माण होगा, शिक्षा होगा, चिकित्सा होगा, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर लगभग 92 से 94% है। उसका पुट हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, देश की संपत्ति में, आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, 2013 में 8.5% से ऊपर 8.6% था। अब उनका पुट रह गया है 7.25%। यानी कि एक आम मजदूर की भी आय कम होती जा रही है ना। सीधा सा गणित है, या गलत आंकड़ों को परख रहा हूं मैं? लेकिन समझने की जरूरत यह है कि जब देश विकास करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम करते हैं, तो उसमें क्या स्थिति बनती है उसकी कल्पना जरा सा आप देखिए। स्टार्टअप इंडिया आज हर हाथ में, हर व्यक्ति को रोजगार के लिए भरपूर अवसर दिया। किसने दी? तो सरकार ने दी, राज्यों को दिया, केंद्र को दिया। ये पहली बार एक अवसर आया। एक बात, दूसरी बात, बड़ी कंपनियों के जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, असमानता, आर्थिक असमानता की, आर्थिक असमानता को हम इस तरह से देखना चाहिए कि जब बड़ा रोजगार दे रहे हैं तो उसके साथ में, उसके सराउंडिंग लगभग लाखों लोगों के रोजगार बढ़ रहे हैं। बोल कर थक गए सौरभ कि 10 लाख रुपए का कोई लोन लेने जाता है, बैंक वाले टहला देते हैं उस युवा को। गलत बयानी कर रहे थे दत्तात्रेय बोले। इसी व्यवस्था को
संदीप जी आपकी ही बात को मैं कह रहा हूं, एक मिनट, अब एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। इसी बात को इंस्पेक्टर राज से डंडे के बल से अंधेर नगरी से निकाल के विकास के तरफ लाने वाले शक्ति सरकार, गुड गवर्नेंस, इसी को शब्द मैंने दिया था शुरू में कि गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी सरकार और अच्छा संचालन, यही तो संचालन सरकार अच्छी है, 10 साल से संचालन मिल रहा अच्छा इसी दिशा में है, बढ़ पर रहे उसके हैं। हर बावजूद आदमी- सलमान आप कह रहे हैं नहीं, ये तो देखिए कितनी बड़ी आर्थिक असमानता हो गई। भाई बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना, देश में बिलियनर्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, देश में बिलियनर्स तो होने चाहिए, ऐसी बात नहीं कि बिलियनर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतना अनबैलेंस्ड आप अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे कि जो इनइक्वालिटी जिसको कहते हैं, अब हिंदुस्तान की इनइक्वालिटी जो आप जिस पेपर का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसके मुताबिक हिंदुस्तान में आप इनइक्वालिटी जो है वो साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका से ज्यादा है जी। ये हिस्टोरिक चीज हो गई। इतना गरीब मुल्क है हमारा, उसके बावजूद हमारी इनइक्वालिटी उन मुल्कों से काफी ज्यादा होगी जो जो माने जाते हैं हाईली अनइक्वल सोसाइटी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, हम उनसे भी आगे निकल गए। जो सौरभ साहब कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कभी कभी बड़ी परेशानी होती है कि सौरभ जी जैसे लोग जो हैं, इन्हीं की फैमिलीज को बहुत मार खानी पड़ती है। इनको समझ नहीं आता है कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, रेल बनेगी, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अमीर लोग होंगे उनका पैसा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। ये टोटली फेल्ड इकोनॉमिक्स है, टोटल फेल, कहीं भी इसका कोई सक्सेस नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने 6,000 रुपए महीने की बात की, मानिए 72,000 रुपए हो गए पूरे साल में। अब आप इनको 5% साल का इंक्रीमेंट दे दीजिए, 5% साल का इंक्रीमेंट, वो हो गया 300 रुपए पर महीना। अब आप किसी को लीजिए जिसका 1 करोड़ रुपया आता है साल का, उनको भी आप 5% दे दीजिए, तो उनके हर महीने 42,000 रुपीज बनते हैं एक्स्ट्रा। आप कंपेयर नहीं कर सकते, जो देखिए जो करोड़पति होते हैं उनको उनका इंक्रीमेंट आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते जो बेचारे गरीब लोग हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, उनको तमाम पैसा खर्च करना पड़ता है खाने पे, पीने पे, पढ़ाई लिखाई पे, हेल्थ पे। तो शुरुआत तो इसकी आप ही ने की थी ना पहले बहुत पैसा सलमान भाई, शुरुआत तो कांग्रेस ने की भाई। जो टॉप 10%, जो सबसे अमीर 10% लोग हैं, 25,000 से ऊपर कमाने वाले, फिर से मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, 1931 में इनका पुट था 37% कब्जा देश की संपत्ति पर। 1982 में यह घटकर 30% हो गया था। 1992 के आर्थिक तथाकथित आर्थिक सुधारों के बाद यह दौड़ने लगा और 40% हुआ, फिर 60% हो गया। शुरुआत तो आपने की इस आर्थिक असमानता की, जो घट रही थी 1980 तक। नहीं, इसको समझने की बहुत जरूरत है। इस पर कोई शक नहीं कि इनइक्वालिटी जो है वो अभी से नहीं है, पहले से भी है, लेकिन अब जिस लेवल पे हम पहुंचे और जो हमारी डायरेक्शन इस मुल्क की है वो ऐसी खौफनाक है, ये डरावने वाली बात है मुझे लगता है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि इनइक्वालिटी पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन जो अब जिस लेवल पे पहुंचे वो जो अब हमारी इकोनॉमी बन चुकी है, क्या बनी है, आपका टैक्स सिस्टम इंतहाई रिग्रेसिव है, यानी कि गरीब लोग और मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स दे रहे हैं अमीर लोगों के मुकाबले में। गरीब 64% दे रहा है जीएसटी का, तो बाकी तो रिवर्ट भी ले लेते हैं। 65% बॉटम 50% दे रहा है। आपका कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो है वो इनकम टैक्स कलेक्शन से कम है, यानी कि जो हमारे प्रोफेसर साहब है, सौरभ साहब, इनको ही मार, इनकी ये मिडिल क्लास फैमिली, हमारी मिडिल क्लास फैमिली, इनको मार खानी पड़ रही है। ये अपनी जो इनको सिखाते हैं ये लोग, ये उनको बचाव के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। सौरभ साहब जो है अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं मोदी जी के लिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो ये टोटल, जब तक आपका टैक्स सिस्टम, आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि इंडिया टैक्स सिस्टम इज रिग्रेसिव। वो तो ये भी कह रहे हैं सुपर रिच पर, बिलियनर्स पर टैक्स लगाना चाहिए। वो टैक्स भी किसने माफ किया था वैसे? सलमान, मैं भूल गया, वो टैक्स किसने माफ किया था बिलियनर्स पर? नहीं, सुनिए, यहाँ जो टैक्स माफी जो 2016 में इन्होंने खत्म किया, वो टैक्स भी खत्म किया। उस पर नहीं, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, एक और बात,
इस रिपोर्ट में आप पढ़ेंगे कि अगर आप सुपर वेल्थी जो है, जो 170 फैमिलीज, ओनली 170 फैमिलीज इन इंडिया की जो सुपर रिच है, उनका अगर आप 2% टैक्स लगाएंगे, वो है डबल द कॉस्ट ऑफ योर एनुअल नरेगा। जो मनरेगा का डबल, वो सिर्फ 2% टैक्स उनका अगर लगे। हाँ, अब 70,000 करोड़ के करीब का पुट है तो उससे डबल हो जाएगा। प्रोफेसर अरुण कुमार, ये देश, देखिए हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस बात का गर्व है मुझे। हम सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था भी हैं। बिलियनर्स बढ़े, मुझे फिर मैं कह रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर ये गरीब क्या दरअसल और गरीब होता जा रहा है। ये आर्थिक असमानता, ये दरअसल वी शेप्ड रिकवरी नहीं हो रही, के शेप्ड। मतलब पिछले 4 सालों में कोविड पीरियड के बाद बिलियनर्स तो दौड़े जा रहे हैं, 102 से बढ़कर आंकड़ा 186 पर आ गया, और आम आदमी की प्री कोविड लेवल भी कमाई नहीं हो पा रही है। बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहा मैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो आप बात कह रहे हैं उसको हमें समझना पड़ेगा कि 3 तरह की असमानता होती है। एक तो वेल्थ में असमानता होती है, एक इनकम में होती है और एक कंजम्पशन में होती है। सरकार आजकल क्या कह रही है कि कंजम्पशन की इनइक्वालिटी कम हो गई, जो अभी कंज्यूमर सर्वे आया है। हालांकि वो बात सही नहीं है। इनकम की जो इनइक्वालिटी होती है वो कंजम्पशन की इनइक्वालिटी से कहीं ज्यादा होती है। मतलब मैं थोड़ी आसान भाषा में 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं प्रोफेसर साहब। अगर मैं खाऊ किस्म का, और मैं एक फूडी हूं, खाऊ किस्म का आदमी हूं, खाने पर अच्छा खासा पैसा खर्च करता हूं, और आप फ्रूगल ईटर हैं, तो दरअसल मैं आपसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा चाहे आपकी कमाई मेरे से 10 गुना हो, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, आजकल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जो पैमाना बना रखा है। ऑडियो है अभी प्रोफेसर साहब का? ऑडियो है तो ऑडियो लीजिए। संतोष मेहरोत्रा, अगर आप इस सवाल का जवाब दें, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई प्रोफेसर अरुण कुमार के। जी, बात ये, एक तो बात वो है जो आपने अभी कही कि आप फ्रूगली अगर कंज्यूम करें तो, क्योंकि कंजम्पशन की जो यानी कि खपत की जो विषमता होती है वो अमूमन दुनिया भर में आय की विषमता से कम होती है, क्योंकि अमीर आदमी भी गरीब आदमी की तरीके से इतना ही खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता है। चाहे वो हवाई जहाज पे उड़े और चाहे विदेशी करे इत्यादि, वो अलग है। तो मोटी बात यह है कि हमें आपके श्रोताओं को ये ध्यान दिलाना आवश्यक है। संदीप भाई, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हालांकि हमारे जैसे अर्थशास्त्री इनसे अवगत हैं, मगर हम हमारे देश के आम आदमी नहीं अवगत हैं, और फिर भाजपाई तो फिर एक कहानी सुनाने के लिए उतारू रहते हैं हर तरीके से, चाहे उसमें असलियत से कोई लेना देना हो चाहे ना हो। मोटी बात यह है कि देखिए, विषमताएं 1991 के बाद बढ़ जरूर रही थीं, मगर उस प्रकार नहीं बढ़ रही थीं जिस प्रकार ये स्टडी पूरी तरीके से सबूत के संग स्टैब्लिश करती है कि 2014 के बाद बढ़ी हैं। पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ यही स्टडी नहीं है, इन्होंने बहुत कई साल काम किया है और कई स्रोतों को इस्तेमाल करके, भारतीय स्रोतों को इस्तेमाल करके इन आंकड़ों पे ये पहुंचे हैं। तो भाजपाइयों को थोड़ा सा सतर्क होकर के इसको क्रिटिसाइज करने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि सतर्कता बरतना इनके बस में ही नहीं हैगा। आपने कहा बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है, माफ करिएगा, किसी और देश में इस प्रकार इस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं बिलियनर्स, जबकि हम 142वें स्थान पे हैं प्रति व्यक्ति आय में। चाहे हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर हो गए हों, पॉइंट यह है कि 142वीं प्रति व्यक्ति आय के स्तर पे हैं हम। तो अगर 2014 और 2024 के बीच में
100 से लेकर 186 संख्या बढ़ गई 8-10 साल में ही। तो ये बहुत अपनी पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। सलमान जो कह रहे थे अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील से भी ज्यादा आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता आ गई। मुझे इस बात की चिंता है, इस रिपोर्ट में इंगित यह भी किया गया है कि जब गोरे हम पर हुकूमत कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो गुलामी के उन दिनों में भी आर्थिक समानता का पैमाना इतना व्यापक नहीं था। जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बहुत सही बात पकड़ी। और मैं आपके सारे श्रोताओं को बता दूं कि ये जो साउथ अफ्रीका और ब्राजील हैं, ये प्रति व्यक्ति आय में हमसे 5 गुना आगे हैं हुजूर वाला। 5, पहले ये समझिए, वो इतने गरीब देश नहीं है। हमारा तो निहायत ही गरीब देश है, उसके बावजूद हम बिलियनर्स में अव्वल नंबर पे हैं। उसके बावजूद हम उनके बराबर की विषमता, चाहे वो आय विषमता हो, चाहे संपत्ति की विषमता हो, बड़ी बड़ी गहन स्टडी की गई है। संदीप जी, आपके श्रोताओं को समझना चाहिए, भाजपाई बेचारे शायद न समझ पाए, क्योंकि ये समग्रता से आय विषमता और संपत्ति विषमता को मिला और इसको समझने की जरूरत है। और खपत कौन कितना खर्च कर रहा है, भाई 2-4 रोटी तो खाएगा, और गरीब तो अमीर से ज्यादा रोटी खाता है, तो वो गरीब अमीर से ज्यादा अमीर हो जाएगा क्या? अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। ये चिंता का सबब है या नहीं? एक ही बात। रिसर्च पेपर मैंने 2-3 पढ़े आपके शो में आने से पहले, तो उसका सबको मजबूर कर देता हूं मैं नहीं रिसर्च तो करने अच्छी के बात लिए। है ना, तो आपके सामने आना है, जनता को सारे मटेरियल मिलना चाहिए। तो उसका लब्बो लबाब निकला कि डेमोक्रेसीज में ये इनइक्वालिटी कंट्रोल में नहीं आती, अच्छा, चाहे वो भारत की है, चाहे कहीं की भी है। मतलब ये उन पेपर्स का लब्बो लबाब था। अब देखिए, अमीरी और गरीबी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होना था। विकास आ रहा हूं कुछ उस का हो पे, रहा है, कुछ हाँ का उस नहीं पे हो आ रहा। रहा हूं। अमीरी और गरीबी, आप ये कह रहे हो ना कि अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। अमीर बढ़े, गरीब ना बढ़े ना, नहीं, यही गरीबों की आय बढ़े। नहीं, आप ये कह रहे हो कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है या आय तक कन्फाइन कर रहे हो? नहीं, खाई तो बढ़ी रही है, और आय की उसका उसमें सीधा सवाल हो जाता है कि गरीब की आय क्यों नहीं बढ़ रही? साथ साथ चलते हैं ना, उसका सीधा जवाब ये कि इसी सरकार ने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। वो तो मतलब कंजम्पशन ये एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से ना, कि जी आप इतना खर्च कर रहे हो, भूखा मर जाए आप आदमी। अगर डाटा दे रहे हो अरे तो हम भी गरीब तो भी डाटा दूध दे तो रहे। पिएगा, नहीं पीना क्या उसे? चलो हम तो एक दो आपकी सब्जी सारी बात खरीद मान लेते लेगा। हैं, आपकी सारी बात मान लेते हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि आपका नजरिया इस तरीके से, हमारा नजरिया इस तरीके से है कि सरकार जो आय को पैमाना क्यों नहीं बनाते गरीबी का? तब पता लग जाएगा गरीबी कितनी है देश में। आय में कैसे समानता आएगी? ये बड़ा सरप्राइजिंग नहीं इशू नहीं, है। पैमाना समानता की बात करूं मैं, कौन पैमाने कितने की बात कमा रहा है, ना आप कौन कितना खर्च कर रहा है, उसको पैमाना क्यों बना रखा है? देखिए, पहले ये तय कर ले कौन सी असमानता की बात कर रहे हो, पहले ये तय करना पड़ेगा आपको। अगर आप गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ने की बात कर रहे हो तो दूसरा आर्गुमेंट है। वकील का चोगा ओढ़ लिया। नहीं, अब चलो, मतलब डिफेंड नहीं करेंगे। आप पेंट करने की कोशिश करो, हम उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। देखिए, ये अगली तारीख ही मांग लो कि आज पूरी तैयारी, आज पूरे फैक्ट्स नहीं है, नहीं, सब कुछ फैक्ट्स और है। ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, मैं तो पढ़ के आता हूँ, आपको मालूम है, पढ़ के आता हूँ। इसी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप क्यों बनाई है? स्टार्टअप वाली कितने स्टार्टअप हैं? कितने? पहले थी 70, अब है 1,46,312। इनमें से बंद कितने होंगे? वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, 5 में से 4 बंद हो जाते हैं। ये तो किसी भी चीज में आप कोई ना कोई डिफेक्ट निकाल ही सकते अच्छा, हो। निकाल ही लेंगे। अब आइए, 1,37 लाख लोगों का कौशल विकास किया अब था आइए ना, सरकार अब आइए ना। ने। 22 लाख लोगों को नौकरी दिला पाई, 18%। ये स्किल डेवलपमेंट इंडिया का जो पॉलिसी लेके आए थे, या जो प्रोग्रामिंग लेके आए थे, कौन लेके आया था? कौन? यही सरकार लाई थी ना। हाँ, तो इस सरकार की नीयत पे क्यों डाउट करे जा रहे? 9 साल हुए इनको, अभी 10वां कंप्लीट हो रहा है। 1,37 लाख को 2 करोड़ का रोजगार का वादा था। देखिए, ये रोजगार से भी जुड़ जाता है ना। इसमें ये डिस्कस करिए, क्या ये सरकार पिछले 70 साल का चोले को 9 साल में उतार देगी? 70 साल बनाम 10 साल, हम कब मना कर रहे हैं कि डिफेक्ट नहीं है, लेकिन ये सरकार पूरे तरीके से पाक साफ नियत से उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। और वही कार्यक्रम, अभी पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी, ये पहले पर कैपिटा इनकम थी 79,000, ठीक,
अब हो गई 1,72,000। नहीं, मैं और आंकड़ा बता रहा हूँ, 2,30,000। चलो बहुत ही बढ़िया, और इंप्रूव हो गया। इस रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट है पेरिस बेस्ड इंस्टीट्यूट की, जब मैं उसके आंकड़े दे रहा हूं तो मैं 2,30,000 Very भी मानने good. को तैयार हूं। अब सुनिए ना, अब इसमें एक बड़ा बढ़िया सा पेंच है, वो थोड़ा सा पेंच आपको समझा दूं, दर्शकों को बता दूं। इसमें 1% लोग जो टॉप वाले हैं उनकी है दर्शकों 53 लाख सालाना आय। ये 23 गुना है जो आम आदमी, आम भारतीय, आप और मैं कमाते हैं 2,30,000। पर इसमें भी 50% यानी कि 72 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं 71,000 रुपए सालाना, यानी कि 6,000 से कम। अब बोलिए। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, आपके डाटा भी करेक्ट है। मेरा सिर्फ बार बार यही कहना है, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 70 साल की चीज़ों को सुधारने में मैं अक्सर ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये जब माजा गुंजल हो जाता है ना, तो उसको तोड़ना पड़ता है। इधर से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, फिर गांठ लगाओ। पर अमीर हुए जा रहा है, गरीब नहीं, हम उसको अमीर रोकने हो की रहा। कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार 3 तरह के तरीके बता रहे थे गरीबी अमीरी के आकलन के, बीच में कनेक्शन कट गया, प्लीज बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो मेरा ये कहना था कि जो वेल्थ इनइक्वालिटी होती है वो इनकम इनइक्वालिटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि अमीर आदमी ही सेविंग करता है और उससे उसकी फिर आमदनी और बढ़ जाती है। और तीसरा जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, जैसे कि संतोष कह रहे थे, तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी इतनी गैर बराबरी नहीं होती जितनी कि इनकम इनइक्वालिटी। इसलिए हमको फोकस करना चाहिए इनकम इनइक्वालिटी में। यहाँ अगर हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को अलग करके देखें, क्योंकि संगठित क्षेत्र में आमदनी ज़्यादा होती है, 80% इन्वेस्टमेंट संगठित क्षेत्र में जा रहा है, 20% इस इन्वेस्टमेंट जा रहा है असंगठित क्षेत्र में। उसमें भी कृषि में 5% जा रहा है, जहाँ पे 46% लोग हैं। तो 6% लोगों के लिए 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है और 46% लोगों के लिए जब 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो अपने आप गैर बराबरी बढ़ेगी। दूसरी बात यह कि जो नौकरी नहीं पैदा हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो हमारा जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो बताता है कि एक व्यक्ति पे 4.4 लोग आश्रित हैं। तो इसलिए परिवार की गरीबी और बढ़ जाती है। अगर सबको काम मिल जाए तो एक व्यक्ति पे 2 लोग जो आश्रित होंगे तो उनकी गरीबी कम हो जाएगी, वहां पे आमदनी तो ज्यादा हो जाएगी। यही कह रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार की यही कर रही है सरकार, अवसर पैदा कर रही है। संदीप जी, नहीं, मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार से सवाल पूछा। असंगठित क्षेत्र में अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं। हाँ सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रोफेसर साहब? संगठित क्षेत्र में तो आप अवसर पैदा कर रहे हैं, लेकिन वहां पे इतना ऑटोमेशन है, इतना मैकेनाइजेशन है कि वहां पे रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहां पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो वहां पे परेशानी है। हमारा माइक्रो सेक्टर है, हमारा कृषि और उसी का आंकड़ा मैंने बताया भी, शायद थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रही है, 8.6% से घटकर पुट हो जाता है 7.2%। तो हम इंडिया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, कुछ सालों में 3री सबसे बड़ी हो जाएंगे। उसको सेलिब्रेट करें या ये कॉज ऑफ कंसर्न भी है? शरद, मैं संदीप, आप इजाजत दें तो मैं सॉल्यूशंस पे बात करता हूं। बिल्कुल, प्लीज। क्योंकि प्रॉब्लम की चर्चा तो सबने अपनी अपनी जगह ठीक करी है। वाजपेयी साहब ने भी, आपने भी जो आंकड़े दिए। सॉल्यूशन क्या, देखिए अमीरी कहां से आती है? रियल एस्टेट से और शेयर्स से। अब ये जिन अमीरों की आप बात कर रहे हैं, इनकी जो अमीरी बढ़ी है वो इन 2 बेसिकली आइटम से ज्यादा बढ़ी है, पहली बात। दूसरा, इसका रीजन क्या है कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। अभी अरुण कुमार जी ने एक बात काम की जो बोली कि आपकी जब सेविंग होगी तभी आप अमीर होंगे। तो जो नीचे का तबका है, जिनकी परसेंटेज आप बखूबी आप बता चुके हैं, सेविंग टू जीडीपी रेशो भारतीय इतिहास के सबसे लो पर है। मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ। कि जब तक एक इसका सोल्यूशन ये है कि जब तक सेविंग नहीं होगी तब तक आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 25 करोड़ बाय द वे बाहर आ गए हैं वाजपेयी साहब। हाँ। 13 करोड़ नहीं, 25 करोड़ बाहर आ गए। उसमें जो पैमाने हैं लिविंग स्टैंडर्ड, पैमाने बदल दो तो कुछ का कुछ हो सकता है। अब इसके जड़ में प्रॉब्लम कहां है? इनइक्वालिटी की जड़ में प्रॉब्लम है, पहला है जेंडर इनइक्वालिटी, कि कुल 23% महिलाएं संदीप इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं। पहली इनइक्वालिटी। बहुत ही मार्के की बात कही। अब इसमें कुछ गृहिणियां भी हैं, छोटी बच्चियां भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, पर फिर भी यह आंकड़ा बहुत स्क्यूड है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरा, रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत हैं। हम अगर उड़ीसा की, बिहार की, झारखंड की, कुछ हिस्से यूपी की बात करें
तो आपको उस एरिया में ज्यादा, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि सरकार को पॉलिसीज बनाने में इससे फायदा होगा इन सोल्यूशन से। जेंडर इक्वालिटी हो गई, आपकी रीजनल डिस्पैरिटीज हो गई, दूसरा एजुकेशनल डिस्पैरिटी बहुत बड़ा रीजन है। एक बच्चा जो है वो गांव के स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है, वहां उसके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत सीमित है। जो पब्लिक स्कूल में जाते को डिग्री लिए घूम रहे हैं, डिग्री के बेईमानी है वो डिग्री। मुझे ये बात कहते हुए हिचकिचाहट, ऑलमोस्ट जो गूठा टेक लोग हैं बीए की डिग्री लिए घूम रहे हैं। मुझे ये कहते शर्म आती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस समय डिग्री मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, रोजगार के अवसर उत्पन्न। तो ये डेवलपमेंट में भी क्या हुआ, वही सर्टिफिकेट सबको दे दिया, नौकरी लायक थे नहीं वो। तो अगर आपको ये खाई को कम करना है, मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, तो आपको ये जेंडर डिस्पैरिटी कम करनी पड़ेगी, आपको रीजनल डिस्पैरिटी कम करनी पड़ेगी, और आपको एजुकेशनल डिस्पैरिटी कम करनी पड़ेगी। आप सीधा वेल्थ डिस्पैरिटी को, जैसा कि वाजपेयी साहब ने कहा, इसको हल करना आसान काम नहीं है। आपको उसकी जड़ में जो प्रॉब्लम, अगर आपको तवे को ठंडा करना है तो पानी डालने से ठंडा नहीं होगा, नीचे से आपको आग बुझानी पड़ेगी। मैं इस बात पे सॉल्यूशन देना चाह रहा था। मुझे लगता है सॉल्यूशन से कोई भी सरकार हो, उसको जब पॉलिसीज बनाएगी, उसको पॉलिसीज बनाने में यहां ध्यान देना। आप एक बड़ा तबका हाशिए पर रह जाए, पीछे रह जाए, तो देश एक विश्व गुरु बनने की राह पर फिर धीमे चलेगा। वो बिल्कुल नहीं, उससे देश की ग्रोथ, अगर आज ये तबका तेज चलता संदीप, तो हमारी ग्रोथ रेट आप कहां की कहां होती है। आप सोचिए, जो जिस 7-8% की हम बात कर रहे हैं, वो शायद 16% होती। उस तबके के पीछे रहने की वजह से ही ये ग्रोथ रेट आज इतनी है, वरना ये ग्रोथ रेट तो आपकी छलांग मार के आगे जाए। बिल्कुल ये सही बात है। हमको अगर सबका साथ चलना है तो हमको ये नीचे के तबके पर विशेष, मेरे ख्याल, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियों की बात करी, GYAN, शायद इसी को दिमाग में रख के बात की होगी कि इन पे अगर ध्यान दिया जाए। 10 साल भी हो गए ना ध्यान देने के लिए, वो शुभ मुहूर्त कब आएगा? और 17,000 गुना अगर खरबपति एक साधारण भारतीय से ज्यादा कमाई करें तो ये चिंता का सबब है। 25,000 रुपए कमाने वाला भी देश के टॉप 10% लोगों में आ जाए, ये भी चिंता का सबब है। 50% लोग, 72 करोड़ लोग 6,000 रुपए भी महीना ना कमा पाए, ये भी चिंता का सबब है।